हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय होता है। दो आवेशों का निकाय जिसमें दो आवेश होने चाहिए जिनका परिमाण समान होना चाहिए। जैसे अगर ये 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, एक अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा नेगेटिव। इसका मतलब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेशों का ये एक निकाय होता है जिनके मध्य दूरी बहुत ही अल्प होनी चाहिए। ठीक है, जैसे NaCl हुआ इसका एग्जाम्पल। NaCl में क्या होता है? Na+ और Cl- का ये कॉम्बिनेशन होता है और Na+ और Cl- के बीच की दूरी बहुत कम होती है। Na+ पे भी चार्ज कितना है? +E, और Cl- पे भी चार्ज कितना है? -E। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दोनों पर चार्ज सेम होना चाहिए, आवेश सेम है दोनों। ये एटम सेम नहीं है, ये तो Na और ये Cl है, लेकिन दोनों पर चार्ज की वैल्यू, आवेश का मान समान होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होने चाहिए। दूसरा, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अल्प होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा निकाय जो दो समान व विपरीत आवेशों से मिलकर बना हो तथा जिनके मध्य दूरी अल्प हो तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? NaCl, HCl, KCl आदि। तो यहाँ पर हमने ऐसे बनाया है, यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे बनाया है कि एक +Q है डायपोल के अंदर, विद्युत द्विध्रुव के अंदर एक -Q है और इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने 2L लिया है। तो आप कहेंगे सर आपने इन दोनों के बीच की दूरी को L लिया था पहले, अभी आपने 2L क्यों ले लिया? ओके, इसका आंसर ये है कि जब हम इसके डेरिवेशन करते हैं, जब हम इसके आगे डेरिवेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है हमें उसको आधा आधा हाफ लेना पड़ेगा। मतलब ये डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस। अगर आप यहाँ पर L लेते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेते हो? L, तो क्या होगा? तो आपको जो हाफ डिस्टेंस है वो लेनी पड़ेगी L/2। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर 2L ले लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस को, दोनों चार्ज के बीच की, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को अगर हम 2L ले लेंगे तो क्या होगा? अगर हमें आधी आधी लेनी होगी तो 2L की आधी कितनी होती है? L। 2L की आधी कितनी होती है? L। इसलिए हम 2L लेते हैं, आप L भी ले सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो L लेना है या 2L लेना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप L भी ले सकते हैं, आप 2L भी ले सकते हैं। अगर आप L लेंगे तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी L/2। अगर आप 2L लेंगे तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी LL। क्लियर हुई बात आपको? ओके, तो ये तो हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद एक नई राशि आती है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि होती है। अभी आपने देख तो लिया ही है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश, ठीक है, आवेश का परिमाण जो कि विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे इसी डायग्राम में आप देख लीजिए, इसमें आवेश का परिमाण कितना है? इस पे +Q है, इस पे -Q है। -Q का भी परिमाण Q ही होता है, +Q का भी परिमाण Q ही होता है, तो परिमाण आ गया Q। और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2L। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आप दोनों आवेशों के मध्य की दूरी L ले रहे हैं तो Q.L हो जाएगा। कई A लेते हैं, कई L लेते हैं, कई 2A लेते हैं, कई 2L लेते हैं, तो ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आवेशों के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यों बोलते हैं। पहली बात,
और इसका फॉर्मूला Q.12 क्यों आया, ठीक है, इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यों बोलते हैं, दूसरा इसका फॉर्मूला Q.12 कैसे बना। तो उसके लिए फिर से हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा और हमें याद करनी पड़ेगी 11th क्लास की बात है। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए हम एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक क्षण हमने पॉजिटिव ले ली और एक ले ली नेगेटिव। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अब हमने इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को भी ले लिया। ये देखिए विद्युत द्विध्रुव है, ये -Q और ये +Q। ओके, तो यहाँ पर हमने विद्युत द्विध्रुव भी रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो माइनस है, ये इस +Q को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर बल यूँ लगेगा। अब ये जो माइनस है, ये इस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा और ये प्लस इस माइनस को आकर्षित करेगा, तो इस पर कैसे बल लगेगा, ये ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस द्विध्रुव पर एक बल लग रहा है इस दिशा में और दूसरा बल लग रहा है इस दिशा में। तो ये दोनों बल क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए ये कैसे घूमेगा। अगर आपके पास भी कोई पेन है तो आप इस पर ऐसे तिरछा रखकर अगर आप दो तरफ से फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप देखिए। तो +Q भी कैसे घूम रहा है, नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, और ये भी कैसे जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। क्लियर हुई आपको बात ये, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों ही आवेश क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। अब आप बात समझना। अब हम अगर रोटेशनल की बात करते हैं, रोटेशनल फिजिक्स की बात करते हैं, तो रोटेशनल फिजिक्स में क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं, जैसे अपने पास एक टर्म आती है द्रव्यमान आघूर्ण, क्या आती है टर्म, द्रव्यमान आघूर्ण। तो द्रव्यमान आघूर्ण का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या होती है द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अगर हम द्रव्यमान को हटाकर यहाँ पर लिख दें बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संवेग आघूर्ण, तो संवेग आघूर्ण क्या हो जाएगा, संवेग इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब घूर्णन अक्ष क्या है, जैसे ये डायपोल था, ये -Q था, ये +Q था, तो इसका जो मिड पॉइंट था जहाँ से घूम रहा है वो इसका घूर्णन अक्ष था। अब अगर मैं आवेश आघूर्ण की बात करूँ, आवेश आघूर्ण की, इस +Q की, तो आवेश आघूर्ण इसके लिए बात करूँ तो Q इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, L, तो Q.L। और ये घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जा रहा है। और इसके लिए देखूं तो नेगेटिव के लिए तो भी कितना हो जाएगा, तो भी अगर परिमाण लूं तो इसका परिमाण भी Q है, Q.L, तो ये भी Q.L हो जाएगा। और ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, इसका मतलब दोनों मिलकर क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और दोनों मिलकर इनका नाम क्या बन जाता है, द्विध्रुव। और .L कर रखा है तो मैंने द्विध्रुव क्या हो जाएगा, द्विध्रुव का आगे जैसे इनको मैंने बोला था आवेश आघूर्ण, तो अगर मैं इनको पूरे को बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या बन जाएगा मेरे पास, QL + QL, तो ये बन जाएगा 2QL, ठीक है। दोनों को जोड़ लिया ना मैंने, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब मैंने इनको लिख दिया Q.2L, ऐसे लिख सकते हैं ना V2 को आगे, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला P = Q.2L। तो अब क्लियर हुआ आपको कि इसका नाम द्विध्रुव आघूर्ण क्यों है, ओके। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, इसकी CGS यूनिट की, इसकी विमा की, इसकी दिशा की। तो फॉर्मूला क्या है, P = Q.2L, तो यहाँ पर 2QL लिख दो, चाहे Q.2L लिख दो। Q का क्या होता है, कूलम, और 2L का क्या होता है, मीटर। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है कूलम इंटू मीटर। तो यहाँ पर इंटू की जगह मैंने डैश इसलिए लगाया है ताकि कोई ये ना समझ ले कि सेंटीमीटर है। अब अगर आप ऐसे लिखते हैं यूँ, तो कैसा लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं कूलम इंटू मीटर, ओके। क्लियर हुआ आपको ये,
ठीक है, अब हम CGS यूनिट की बात करते हैं। तो CGS में कूलम की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट कूलम, और मीटर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर। तो एक तो हम बात करते हैं स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर, और एक साइंटिस्ट के नाम पर इसकी CGS यूनिट बनती है डिबाय। क्या बनती है साइंटिस्ट के नाम पर CGS यूनिट, डिबाय। ठीक है, तो कूलम की जगह CGS में क्या बनेगा, स्टेट कूलम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, और इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट क्या बन जाएगी, डिबाय। जैसे कूलम की होती है ना, जैसे चार्ज की होती है कूलम, वैसे ही डाइपोल मोमेंट की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की CGS मात्रक होगा डिबाई। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। तो अगर हम बात करें तो ये द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, ओके, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, जिसकी दिशा होती है -q से +q की ओर। जैसे ये एक द्विध्रुव है -q से +q। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा P वेक्टर, उसकी दिशा कहाँ से होगी, -q से +q। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, -q से +q क्यों होगी? तो इसका आंसर आपको मिलेगा जब मैं आपको परावैद्युतों के बारे में पढ़ाऊंगा, परावैद्युत। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर दूंगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q क्यों होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।